हेलो। कभी सोचा है कि लाइफ इवेंट्स जैसे फर्स्ट पीरियड या मेनोपॉज ये सब कब और क्यों होते हैं? हाँ, और जैसे कुछ कंट्रीज पॉपुलेशन को लेके वरीड है, कुछ कम होने से, कुछ ज्यादा होने से। एग्जैक्टली जैसे बायोलॉजी और सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स डांस कर रहे हों। आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल, एक तरह से ह्यूमन लाइफ साइकिल्स और पॉपुलेशन ट्रेंड्स का बैक स्टेज पास समझ लो। तो आज के एक्सप्लोरेशन का लर्निंग मैप ये है। हम देखेंगे पहला, मेनोपॉज। इसके बायोलॉजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है। दूसरा मिनार्चे, फर्स्ट पीरियड की एज कम क्यों हो रही है। तीसरा, कौन से फैक्टर्स मिनार्चे की एज को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर मेनोपॉज के डीपर इम्प्लीकेशंस क्या हैं। पांचवा, मिनार्चे और मेनोपॉज फर्टिलिटी पैटर्न्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने वाली डिफरेंट थ्योरीज। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डीटीटी पर क्लोज लुक। फिर फर्टिलिटी और फेकंडिटी का डिफरेंस और उनके डिटर्मिनेंट्स। नाइन्थ, बायोलॉजिकल फैक्टर्स फर्टिलिटी को फेकंडिटी के थ्रू कैसे शेप करते हैं। 10th फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। 11th, फेकंडिटी स्पेसिफिकली इंडियन पॉपुलेशंस में। और फाइनली फर्टिलिटी वर्सेस फेकंडिटी पर एक क्विक रिकैप। रेडी? लेट्स डाइव इन। आंसर 1, अंडरस्टैंडिंग मेनोपॉज। Question: What are the biological, psychological and cultural aspects of menopause 2022? थीम, अंडरस्टैंडिंग मेनोपॉज बियॉन्ड बायोलॉजी। Okay, तो पहले menopause. Biologically, WHO कहता है ये permanent cessation of menstruation है। मतलब लगातार 12 महीने तक periods ना आना। हाँ, यूजुअली 45 से 55 इयर्स के बीच होता है। रिप्रोडक्टिव फेज का एंड मार्क करता है ये। सिंपल लग रहा है ना? हाँ, सिंपल तो है, लेकिन यहाँ आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसे सिर्फ बायोलॉजिकल इवेंट नहीं मानते। राइट, ये बायोकल्चरल है, मतलब बायोलॉजी और कल्चर का इंटरैक्शन। कॉमन सिम्टम्स की बात करें, बायोलॉजिकली होते हैं वेजोमोटर सिम्टम्स, जैसे हॉट फ्लैशेस, ईस्ट्रोजन लेवल्स के फ्लक्चुएट होने से। पेरियोलोजेनाइटल सिम्टम्स भी हैं, जैसे ड्राइनेस या मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क। और साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मूड स्विंग्स या एंजाइटी हार्मोनल चेंजेस के कारण। हाँ, लेकिन कल्चर का रोल इंपॉर्टेंट है। मार्गरेट लॉक ने ऑब्जर्व किया जापान में, वहाँ कोनेकी उनका टर्म मेनोपॉज के लिए यूज नेचुरल लाइफ ट्रांजिशन माना जाता है। अच्छा। और सिम्टम्स अक्सर माइल्डर सिम्टम्स रिपोर्ट होते हैं। कंपेयर करो वेस्टर्न व्यू से, जहां इसे काफी मेडिकलाइज किया गया है। मतलब एक कंडीशन जैसे फिक्स करना है। एग्जैक्टली और कुछ कल्चर्स में, जैसे मेक्सिको के माया या अफ्रीका के कुंगसान में, मेनोपॉज के बाद वुमेन का सोशल स्टेटस या फ्रीडम बढ़ भी सकता है। वाओ, ये तो फैसिनेटिंग है। और वो एवोल्यूशनरी आइडिया भी है ना, द ग्रैंडमदर हाइपोथेसिस। हाँ, हॉक्स और उनके कलीग्स ने प्रपोज किया था। आइडिया ये है कि मेनोपॉज इसलिए इवॉल्व हुआ ताकि ओल्डर वुमेन ग्रैंड चिल्ड्रन को इरेज करने में हेल्प कर सकें। जिससे फैमिली की ओवरऑल सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएं। कूल आइडिया ना। बिल्कुल, दिखाता है बायोलॉजी और सोशल रोल्स कैसे जुड़े हुए हैं। चलो इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। 1. अगर मेनोपॉज को सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जाए तो इसके कल्चरल मीनिंग पर क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सोच लो। क्विक हिंट, हो सकता है पॉजिटिव सोशल रोल्स या नेचुरल फेज वाली बात इग्नोर हो जाए और फोकस सिर्फ सिम्टम्स पर रहे, समझे? 2. ग्रैंडमदर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी में ओल्डर वुमेन का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्विक हिंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चाइल्ड केयर, नॉलेज ट्रांसफर, फैमिली सपोर्ट के लिए, बेसिकली पूरे किन ग्रुप को थ्राइव करने में हेल्प। 3. तुम्हारे हिसाब से डिफरेंट कल्चर्स मेनोपॉज को इतना अलग तरह से क्यों एक्सपीरियंस करती हैं? क्विक हिंट, एजिंग के बारे में बिलीव्स, सोसाइटी में विमेन के रोल्स और हेल्थ केयर सिस्टम का अप्रोच, ये सब मैटर करता है। ओके, एक मोमेंट लेट थिंक। इन शॉर्ट, मेनोपॉज एक बायोकल्चरल इवेंट है। हार्मोनल चेंजेस फिजिकल सिम्टम्स लाते हैं, लेकिन कल्चर उसके एक्सपीरियंस, मीनिंग और सोशल रोल्स को स्ट्रांगली शेप करता है। शायद एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस से भी लिंक्ड हो। आंसर 2. डिक्लाइनिंग एज ऑफ मिनाके। क्वेश्चन: critically evaluate the trend of declining age at Menake 2022. थीम, सेक्युलर ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग एज एट मेनाके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मिनाके यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। हाँ, टैनर ने 1962 में डिफाइन किया था इसे एज सिग्नलिंग बायोलॉजिकल रेडीनेस फॉर रिप्रोडक्शन। और एक बड़ा ट्रेंड ये है, ग्लोबली मेनार्की की एवरेज एज काफी कम हो गई है। बिल्कुल, सोचो 19th सेंचुरी में ये ऑफन 16-17 साल होती थी। आज कई जगह ये 12-13 साल के आसपास है। ये शिफ्ट क्यों? कॉजेज देखते हैं। पहला, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंप्रूवमेंट्स। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, बेटर फूड मतलब ज्यादा कैलोरीज और बचपन में कम इन्फेक्शन से बॉडी जल्दी मैच्योर होती है। टैनर ने भी पॉइंट आउट किया था। यूरोप और यूएस जैसे प्लेसेस में बेटर डाइट से एवरेज एज 12.5 साल तक आ गई। दूसरा, अर्बनाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया की NFHS 5 स्टडी भी दिखाती है कि अर्बन एरियाज की लड़कियां रूरल लड़कियों से पहले मेनार्की अटेन करती हैं। शायद बेटर हेल्थ, सैनिटेशन या लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण। हार्मोन का लेवल हाई होना है, जो प्यूबर्टी को जल्दी ट्रिगर कर सकता है। हाँ, बैरी बोगन ने चाइल्डहुड ओबेसिटी के बढ़ने को अर्लियर मेनाज से लिंक किया था। बेसिकली ज्यादा फैट स्टोर सिग्नल करते हैं कि बॉडी रेडी है। चौथा, एंडोक्रिन डिसरप्टर्स।
ये हमारे एनवायरनमेंट में केमिकल्स हैं, जैसे कुछ प्लास्टिक्स, बीपीए वाले, या कॉस्मेटिक्स, फ्थलेट्स। ये हार्मोन्स स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन को मिमिक कर सकते हैं और ये हार्मोनल इंटरफेरेंस प्यूबर्टी को स्पीड अप कर सकता है। सोचने वाली बात है ना, ये हर जगह है। पांचवा, साइको सोशल स्ट्रेसेस। बेल्स्की की थ्योरी सजेस्ट करती है कि स्ट्रेसफुल अर्ली एनवायरनमेंट्स जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या फादर एब्सेंस बॉडी को सिग्नल दे सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली जल्दी मैच्योर हो जाओ। एक तरह का एवोल्यूशनरी जल्दी करो सिंगल शायद। हाँ, लेकिन इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना जरूरी है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बायो कल्चरल है। सोशल चेंजेस, लाइफस्टाइल शिफ्ट्स, स्ट्रेस, ये सब न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ये ट्रेंड यूनिवर्सल भी नहीं है। जहां मैन्यूट्रिशन या कॉन्फ्लिक्ट है, वहां मेनार्ची अभी भी डिलेड हो सकती है। ये दिखाता है ह्यूमन बायोलॉजी फ्लेक्सिबल है, कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट होती है, लेकिन प्रोग्रेस हर जगह बराबर नहीं है। इस पर कुछ रिफ्लेक्शन करते हैं। 1. अगर एनवायरनमेंट में एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बढ़ते रहे तो ह्यूमन डेवलपमेंट पर क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं? थोड़ा आइडिया लगाओ। क्विक हैंड, ये पॉपुलेशंस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, शायद फ्यूचर में फर्टिलिटी रेट्स या दूसरे हार्मोन रिलेटेड प्रोसेसेस को अफेक्ट करे। 2. क्या अर्ली मेनार्की के सिर्फ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे हेल्थ रिस्क्स या सोशल चैलेंजेस, या कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है? तो कॉम्प्लेक्स है। 3 फैक्टर्स, न्यूट्रिशन का रोल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है प्यूबर्टी टाइमिंग में? सिंपल वर्ड्स में बताओ। क्विक हिंट, बॉडी को पोटेंशियल प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी स्टोर्ड एज फैट चाहिए। गुड न्यूट्रिशन सिग्नल देता है एनर्जी अवेलेबल है, समझे? ओके, पॉज करें और सोचें। थिंक। इन शॉर्ट, मिनाकी की एज कम हो रही है ड्यू टू अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स जैसे बेटर न्यूट्रिशन, अर्बन लाइफस्टाइल्स, ओबेसिटी, एनवायरमेंटल केमिकल्स और शायद स्ट्रेस। ये एक कॉम्प्लेक्स बायोकल्चरल ट्रेंड है जिसके सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हैं। Answer 3. Factors influencing age at menarche. Question. Describe the factors influencing age at menarche and its variation. 2014. थीम, डिटर्मिनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एज एट मिनाकी। तो अभी तक हमने मिनार एज कम होने का ट्रेंड देखा। अब देखते हैं वो स्पेसिफिक फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि ये कब होगा। हाँ, जिसके कारण इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस के बीच वेरिएशंस आते हैं। टैनर ने मिनार्के को कल्मिनेशन ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस कहा था। तो टाइमिंग कौन डिटरमाइन करता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, जेनेटिक फैक्टर्स, आपके जीन्स का बड़ा रोल है। ट्विन स्टडीज दिखाती हैं कि हेरिडिटी टाइमिंग को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है, तो फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। दूसरा, न्यूट्रिशन एंड बॉडी फैट, ये क्रूशियल है। फ्रिश एंड रिवेल की क्रिटिकल फैट हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि मिनार के ट्रिगर होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट बॉडी फैट, लगभग 17% जरूरी है। हाँ, शायद लेप्टिन हार्मोन के थ्रू, और गुड न्यूट्रिशन इसको फ्यूल करता है। तीसरा, हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी, क्रॉनिक इलनेस या सिवियर मैलन्यूट्रिशन मिनार के डिले कर सकती है। इंटरेस्टिंगली, बहुत हाई फिजिकल एक्टिविटी लेवल जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स या बैले डांसर्स में भी इसे डिले कर सकता है। शायद एनर्जी बैलेंस के कारण बॉडी एक्टिविटी के लिए एनर्जी को प्रायोरिटाइज करती है मैच्योरेशन पर। चौथा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। जनरली अर्बन एरियाज या हायर इनकम फैमिलीज की लड़कियां पहले मिनार के अटेन करती हैं। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इंडिया में NFHS5 डेटा से पता चलता है। पांचवा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमने एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जैसे बीपीए, फैलेट्स की बात की थी। ये एनवायरमेंटल केमिकल्स हार्मोन्स को मिमिक करके प्यूबर्टी एडवांस कर सकते हैं। और छठा, साइकोसोशल स्ट्रेस। बेल्स्की की थ्योरी फिर से, स्ट्रेसफुल अर्ली लाइफ कंडीशंस शायद एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स के तौर पर प्यूबर्टी को एक्सेलरेट कर सकती हैं। ये फैक्टर्स वेरिएशन क्रिएट करते हैं। क्रॉस कल्चरली डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में एवरेज मिना की एज 12.5 साल के आसपास है। कई डेवलपिंग रीजन जैसे साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका के हिस्से में ये 13-15 साल हो सकती है, अक्सर न्यूट्रिशनल चैलेंजेस से लिंक्ड। एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल जापान का है। एवरेज मिना की एज 1900 में 15.2 साल से गिरकर 2000 तक 12.5 साल हो गई, रैपिड मॉडर्नाइजेशन के कारण। वाओ, एक सेंचुरी में इतना बड़ा शिफ्ट। कुछ सवाल इस पर। 1. अगर जेनेटिक्स टाइमिंग इन्फ्लुएंस करती है तो एनवायरनमेंट कितना चेंज ला सकता है? क्विक हिंट, जीन्स शायद एक पोटेंशियल टाइम रेंज सेट करते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे न्यूट्रिशन बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कि उस रेंज में एक्चुअली मिनाकी कब होगी। 2. क्यों एथलीट्स में मिनाकी डिलेड हो सकती है? एनर्जी बैलेंस के कॉन्सेप्ट से सोचो। क्विक हिंट, इंटेंस ट्रेनिंग से हाई एनर्जी आउटपुट के कारण रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन के प्रोसेसेस के लिए कम एनर्जी अवेलेबल हो सकती है, जो सिग्नल्स को डिले कर देता है। 3. अर्बन एरियाज में मेनार्ची जल्दी होने के क्या पॉसिबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्विक हिंट, एक पोटेंशियल मिसमैच हो सकता है जहां बायोलॉजिकल मैच्योरिटी साइकोसोशल या इमोशनल मैच्योरिटी से पहले आ जाए, जो अच्छे सपोर्ट और एजुकेशन की जरूरत को हाईलाइट करता है। ओके, लेट्स पॉज एंड रिफ्लेक्ट, थिंक। इन शॉर्ट, एज एट मिनार्ची जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, बॉडी फैट, ओवरऑल हेल्थ, एक्टिविटी लेवल्स, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और स्ट्रेस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का रिजल्ट है, जो पॉपुलेशंस में काफी वेरिएशन लाता है। 4. मेनोपॉज इम्प्लीकेशंस। क्वेश्चन,
Discuss menopause's biological basis and its socio-cultural, psychological and evolutionary implications. 2014. थीम मेनोपॉज एवोल्यूशन कल्चर एंड सोसाइटी। ओके, वापस मेनोपॉज पर आते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस तो हमें पता है, मेंस्ट्रुएशन का परमानेंट एंड, यूजुअली 45 to 55 इयर्स। हाँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की डिक्लाइन से ड्रिवन, जिससे सिम्टम्स आते हैं जैसे हॉट फ्लैशेस, पोटेंशियल बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस, फटीग एटसेट्रा। लेकिन इसके वाइडर इंप्लीकेशंस क्या हैं? यहाँ ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलो इम्प्लीकेशंस देखते हैं। पहला, बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी। सिम्टम्स के अलावा एवोल्यूशन कुछ इंट्रीगिंग पर्सपेक्टिव्स देता है। हमने ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस हॉक्स एटल मेंशन की थी। हाँ, कि मेनोपॉज वुमेन को किन सर्वाइवल बूस्ट करने देता है, ग्रैंड चिल्ड्रन में इन्वेस्ट करके। राइट, एक और आइडिया विलियम्स 1957 से है कि रिप्रोडक्शन को रिलेटिवली जल्दी एंड करना ओल्डर एज में चाइल्ड बर्थ के हायर रिस्क्स को प्रिवेंट करता है। जिससे मदर के अपने सर्वाइवल चांसेस इंप्रूव होते हैं एग्जिस्टिंग ऑफस्प्रिंग की केयर के लिए। दूसरा, क्रॉस कल्चरल एंड सोशल। यहाँ कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्गरेट लॉक का काम जापान, कोने की एक नेचुरल स्टेज, और नॉर्थ अमेरिका, जहाँ अक्सर मेडिकलाइज्ड है, को कॉन्ट्रास्ट करता है। कल्चरल मीनिंग बहुत वेरी करता है। कुछ सोसाइटीज में जैसे पुंगसान या कुछ रूरल इंडियन कम्युनिटीज में पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को सोशल अथॉरिटी या स्पेसिफिक रोल्स मिलते हैं। हाँ, लेकिन स्ट्रांगली पेट्रियार्कल सेटिंग्स में जहाँ फीमेल वैल्यू फर्टिलिटी से ज्यादा जुड़ी है, मेनोपॉज स्टेटस में कमी ला सकता है। ये कल्चरल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। एजिंग और विमेन्स रोल्स के बारे में जो वैल्यूज हैं। और तीसरा, साइकोलॉजिकल। जबकि हार्मोनल शिफ्ट्स मूड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस कल्चरल एटीट्यूड्स और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस से भी शेप होता है। अगर मेनोपॉज को पॉजिटिवली देखा जाए, एक रिस्पेक्टेड फेज की तरफ ट्रांजिशन, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अलग होगा उस व्यू से जहां उसे सिर्फ एक एंडिंग या डिफिशियंसी माना जाए। तो ऐसे सोचो, बायोलॉजी इवेंट प्रोवाइड करती है हार्मोनल चेंज, लेकिन कल्चर स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है कि उसे कैसे एक्सपीरियंस और समझा जाए। इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। 1. अगर सोसाइटी में ओल्डर विमेन का रोल हाईली वैल्यूड हो तो मेनोपॉज का एक्सपीरियंस कैसे अलग हो सकता है? क्विक हिंट, शायद उसे बहुत पॉजिटिवली देखा जाएगा, एंडिंग से कम, और विजडम, अथॉरिटी या नई फ्रीडम्स की तरफ एक रिस्पेक्टेड ट्रांजिशन ज्यादा। 2. मेडिकलाइजेशन ऑफ मेनोपॉज के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? क्विक हिंट, प्रो, मुश्किल सिम्टम्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। कौन, एक नेचुरल लाइफ स्टेज को पैथोलॉजाइज कर सकता है और उसके कल्चरल या पॉजिटिव सोशल मीनिंग्स को ओवरलुक कर सकता है। नई थियरीज जैसे ग्रैंडमदर हाइपोथेसिस आज के मॉडर्न सोसाइटीज में कितनी रेलेवेंट हैं? क्विक हिंट, डायरेक्ट फॉरेजिंग हेल्प शायद कम कॉमन हो, लेकिन इंटरजेनरेशनल सपोर्ट का कोर आइडिया, इमोशनल, फाइनेंशियल, चाइल्ड केयर, ग्रैंड पेरेंट्स से फैमिलीज को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है। ये अभी भी बहुत रेलेवेंट है। ओके, एक मोमेंट सोचिए इस पर। थिंक। इन शॉर्ट, मेनोपॉज बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन का एंड है, लेकिन उसका मीनिंग, एक्सपीरियंस और सोशल इंपैक्ट डीपली कल्चरल है, जो पोटेंशियली किन सर्वाइवल के लिए एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज में रूटेड हो सकता है। और ये अक्सर कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर एक वुमन की सोशल आइडेंटिटी को रीडिफाइन करता है। आंसर 5. Bio events and fertility patterns. Question. Discuss how key biological milestones, menarche, menopause, shape fertility patterns. 2012. थीम, रिलेशनशिप बिटवीन रिप्रोडक्टिव बायो इवेंट्स एंड फर्टिलिटी। अब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। ये बड़े लाइफ इवेंट्स मेनार्के और मेनोपॉज एक्चुअल में फर्टिलिटी पैटर्न्स को कैसे शेप करते हैं पॉपुलेशन में? हाँ, याद रखें, फर्टिलिटी का मतलब है एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, जैसा डेमोग्राफर्स बोंगार्ट्स एंड पॉटर डिफाइन करते हैं। देखते हैं ये माइलस्टोन्स फर्टिलिटी को कैसे फ्रेम करते हैं। पहला, मेनार्के बिगिनिंग ऑफ फर्टिलिटी। ये पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव विंडो की शुरुआत मार्क करता है। हम जानते हैं इसकी टाइमिंग वेरी करती है अराउंड 10-16 इयर्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ एटसेट्रा के बेसिस पर। ये फर्टिलिटी पैटर्न्स को कैसे अफेक्ट करता है? वेल, अर्लियर मेनार्के का मतलब पोटेंशियली लंबा रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है। हाँ, लेकिन ये मॉडर्न सोसाइटीज में ऑटोमेटिकली ज्यादा बेबीज मीन नहीं करता, कॉन्ट्रासेप्शन और लाइफ चॉइसेस के कारण। और बहुत अर्ली मेनार्के एडोलेसेंट प्रेगनेंसी से जुड़े रिस्क्स भी ला सकती है। फ्रिश 1978 ने जो बॉडी फैट्स 17% और मेनार्च का लिंक बताया था, वो फर्टिलिटी पोटेंशियल को सीधा एनर्जी बैलेंस से जोड़ता है। दूसरा, मेनोपॉज, एंड ऑफ फर्टिलिटी। ये वुमेन की नेचुरली कंसीव करने की एबिलिटी का एंड मार्क करता है, यूजुअली 45-55 साल के बीच। तो ये क्लियरली इंडिविजुअल्स के लिए रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन का एंड डिफाइन करता है। लेकिन ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस याद है? हाँ, हॉक्स एट ऑल वाली। वो सजेस्ट करती है कि मेनोपॉज के बाद भी वुमेन इनडायरेक्टली अपने किन, जैसे अपनी बेटियों की फर्टिलिटी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं, चाइल्ड केयर और रिसोर्सेज में हेल्प करके। जैसे टांजानिया की हज़ा ग्रैंड मदर्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को फीड करने में हेल्प करती हैं। इससे उनकी बेटियां पोटेंशियली जल्दी और ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती हैं। इन दो मार्कर्स के अलावा दूसरे बायो इवेंट्स भी मैटर करते हैं, जैसे रेगुलर ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जो FSH और LH हार्मोन से गवर्न्ड होते हैं। इसमें इरेगुलरिटीज सीधा कंसीव करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करती हैं। एंथ्रोपोलॉजिकली मेनार्क और मेनोपॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक अडैप्टिव रिदम रिप्रेजेंट करते हैं।
रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को मैटरनल सर्वाइवल और किन सपोर्ट जैसे फैक्टर से बैलेंस करते हुए। कल्चरल इकोलॉजी स्टुअर्ट 1955 दिखाती है कि ये पैटर्न्स अडेप्ट होते हैं। फर्टिलिटी स्ट्रैटेजीज अक्सर सब्सिस्टेंस, फूड कैसे मिलता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस और सोशल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अलाइन होती हैं। चलो इस पर भी सोचते हैं। 1. क्या एक्सटेंडेड रिप्रोडक्टिव स्पैन अर्ली मेना के कारण हमेशा हायर फर्टिलिटी मीन करता है मॉडर्न सोसाइटीज में? क्यों या क्यों नहीं? क्विक हिंट, जरूरी नहीं। फैक्टर्स जैसे एजुकेशन, करियर गोल्स, कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेस और बच्चों को पालने का कॉस्ट अक्सर प्योरली बायोलॉजिकल विंडो को ओवरराइड कर देते हैं फैमिली साइज डिटरमिन करने में आजकल। 2. ग्रैंडमदर हाइपोथेसिस का आइडिया मॉडर्न हेल्थ केयर और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई होता है? क्विक हिंट, इंटरजेनरेशनल सपोर्ट का प्रिंसिपल फैमिली वेलबींग पर इम्पैक्ट डालने वाला अभी भी स्ट्रांग है, भले ही स्पेसिफिक टास्क्स बदल गए हों। ग्रैंड पेरेंट्स चाइल्ड केयर, फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सब वैल्यूएबल है। 3. अगर एक सोसाइटी में न्यूट्रिशन लेवल्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएं, तो फर्टिलिटी पैटर्न्स पर क्या इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्विक हिंट, इमीडिएट पॉसिबली अर्लियर मेनार्क, शायद बेहतर फेकुंडिटी पोटेंशियल। लॉन्ग टर्म, पैराडॉक्सिकली एक्चुअल फर्टिलिटी कम हो सकती है अगर बेहतर न्यूट्रिशन, ब्रॉडर डेवलपमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक चेंजेस का हिस्सा है, जैसा हम डीडीटी में देखते हैं। लेट्स पॉज एंड थिंक। इन शॉर्ट, मेनार्क फर्टिलिटी के लिए बायोलॉजिकल विंडो ओपन करती है, मेनोपॉज उसे क्लोज करती है, जबकि ओव्यूलेशन रेगुलरिटी और सोशियो इकोलॉजिकल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स उस विंडो के अंदर एक्चुअल रिप्रोडक्टिव आउटकम्स डिटरमिन करते हैं, जो एवोल्यूशनरी और एडेप्टिव पैटर्न्स रिफ्लेक्ट करते हैं। Answer 6. Population problems and demographic theories. Question. Discuss population problems in the light of major demographic theories. 2022. थीम, एक्सप्लेनिंग पॉपुलेशन इश्यूज, थियरीज गलोर। चलो अब बिग पिक्चर पे जूम आउट करते हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्स स्ट्रेन, एजिंग पॉपुलेशंस, माइग्रेशन चैलेंजेस, इन सबको कैसे समझें? मेजर डेमोग्राफिक थ्योरीज अलग-अलग लेंसेज ऑफर करती हैं। वॉरेन टॉमसन ने 1929 में नोट किया था कि पॉपुलेशन चेंजेस अक्सर डेवलपमेंट से लिंक्ड पैटर्न्स फॉलो करते हैं। आज हम कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज देखते हैं। ग्लोबल साउथ के कुछ हिस्सों में रैपिड ग्रोथ वर्सेस कई डेवलप्ड नेशंस में श्रिंकिंग, एजिंग पॉपुलेशंस। लेट्स लुक एट की थ्योरीज। पहली, माल्थूसियन थ्योरी, थॉमस माल्थस 1798। क्लासिक वार्निंग, माल्थस ने आर्ग्यू किया पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है 2, 4, 8, जबकि फूड सप्लाई अरिथमेटिकली 1, 2, 3। रिजल्ट, फैमिन, डिजीज, पॉवर्टी जैसे इनएविटेबल चेक्स। आज रेलेवेंस, रिसोर्स प्रेशर्स अभी भी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में दिखते हैं, ईजी नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया के कुछ हिस्से। क्रिटिक, माल्थस ने टेक्नोलॉजिकल लीप्स जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को फोर्स ही नहीं किया और अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लार्जली इग्नोर किया। दूसरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डीटीटी, थॉमसन 1929, ये हाई बर्थ डेथ रेट से लो रेट्स की तरफ शिफ्ट डिस्क्राइब करती है, जैसे सोसाइटीज इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अब लेटेस्ट स्टेजेस में है, लो फर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे, जिससे वर्कफोर्स शॉर्टेजेस और एजिंग पॉपुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सही। पॉलिसीज कभी-कभी इसको काउंटर करने की कोशिश करती हैं, जैसे जापान के पास एंजल प्लान्स। तीसरी, रेवनस्टाइन्स पुश पुल थ्योरी 1885, ये माइग्रेशन पर फोकस करती है। लोग नेगेटिव फैक्टर्स, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट से पुश होते हैं और पॉजिटिव फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी से पुल होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सोचो, जिससे मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज रैपिडली ग्रो हुए हैं, लेकिन साथ ही स्लम एक्सपेंशन जैसे चैलेंजेस भी आए हैं। आर्ग्यू करती है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स नेचुरल नहीं है, बल्कि कैपिटलिज्म के इनइक्वालिटीज और एक्सप्लॉयटेशन से आते हैं। ओवर पॉपुलेशन या रिसोर्स स्कैसिटी को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ माना जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया फूड प्रोड्यूस करता है, फिर भी मालन्यूट्रिशन परसिस्ट करता है एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज के कारण। पॉल फार्मा इसे स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं। पांचवी, नियो माल्थूसियन व्यू, एक मॉडर्न टेक जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट पर फोकस करता है। आर्ग्यू करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कंबाइंड विद इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पैटर्न्स, इकोलॉजिकल स्ट्रेन और पोटेंशियल कोलैप्स, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन की तरफ ले जाता है। एग्जाम्पल, मेगा सिटीज जैसे दिल्ली या जकार्ता में सिवियर एयर पोल्यूशन या वाटर स्ट्रेस जैसे इश्यूज पॉपुलेशन डेंसिटी को एनवायरमेंटल लिमिट्स से लिंक करते हैं। और छाती, कैल्वर्स वेल्थ फ्लोज थ्योरी 1982, एक कल्चरल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आर्ग्यू करता है फर्टिलिटी डिसीजंस वेल्थ, लेबर, मनी के डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। अगर वेल्थ चिल्ड्रन से पेरेंट्स की तरफ फ्लो करती है, ईजे बच्चे फार्म पर काम करते हैं, तो फर्टिलिटी हाई होती है। अगर वेल्थ पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ फ्लो करती है, ईजे एजुकेशन का हाई कॉस्ट, तो फर्टिलिटी लो होती है। रेलेवेंस, अर्बन इंडिया या केरला जैसे प्लेसेस में फॉलिंग फर्टिलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, जहां चिल्ड्रन की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पैरामाउंट है। इन थियरीज पर रिफ्लेक्ट करते हैं। 1. क्या माल्थस की थियरी आज भी रेलेवेंट है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में? क्विक हिंट, यस, पॉपुलेशन प्रेशर का रिसोर्सेज
अब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे क्लीन एयर, वाटर, स्टेबल क्लाइमेट भी इंक्लूड करके पर स्ट्रेन डालने का कोर आइडिया सस्टेनेबिलिटी के लिए की कंसर्न बना हुआ है। दो, अगर एक कंट्री डीटीके के स्टेज 4 या 5 में है, लो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो वहां के मेजर चैलेंजेस क्या होंगे? क्विक हिंट, एक एजिंग पॉपुलेशन जिसे ज्यादा हेल्थ केयर पेंशन्स चाहिए, एक श्रिंकिंग वर्कफोर्स, पोटेंशियल इकोनॉमिक स्लोडाउन और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स पर प्रेशर। 3. कैल्डवेल की वेल्थ फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का फर्टिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है? क्विक हिंट, हायर एजुकेशन स्पेशली वुमेन की यूजुअली बच्चों को पालने का कॉस्ट बढ़ा देती है और एस्पिरेशंस बदल देती है, जिससे पेरेंट्स छोटी फैमिलीज चूज करते हैं, वेल्थ फ्लो रिवर्स हो जाता है। ओके, लेट्स पॉज टू थिंक। इन शॉर्ट, अलग-अलग डेमोग्राफिक थियरीज पॉपुलेशन इश्यूज के लिए डाइवर्स एक्सप्लेनेशंस ऑफर करती हैं। रिसोर्स लिमिट्स माल्थस, डेवलपमेंट स्टेजेस डीटीटी, माइग्रेशन ड्राइवर्स रेवेनस्टीन, सोशल इनइक्वालिटी मार्क्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नियो माल्थस या कल्चरो इकोनॉमिक लॉजिक कैल्डवेल पर फोकस करते हुए कोई एक थ्योरी पूरी स्टोरी नहीं बताती। Answer 7. Demographic transition theory explained. Question. Discuss the demographic transition theory, its stages and implications. 2016. थीम, द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। हमने डीटीटी मेंशन किया, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो वॉरेन थॉमसन ने 1929 में आउटलाइन की थी, पॉपुलेशन स्टडीज का एक कॉर्नरस्टोन है। हाँ, ये डिस्क्राइब करती है कैसे पॉपुलेशंस हाई बर्थ डेथ रेट्स से लो बर्थ डेथ रेट्स की तरफ शिफ्ट होती हैं, जैसे एक कंट्री इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप होती है। एक जर्नी की तरह सोचो जो कंट्रीज अक्सर लेती है। चलो स्टेजेस देखते हैं। स्टेज आई, हाई स्टेशनरी, हाँ जी। हाई बर्थ रेट्स और हाई डेथ रेट्स। हाँ। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी सोचो, जैसे 18th सेंचुरी से पहले यूरोप। बहुत सारे बर्थ्स लेकिन बहुत सारी डेथ्स भी डिजीज, पुअर सैनिटेशन, फैमिन से। रिजल्ट। पॉपुलेशन साइज रफली स्टेबल रहती है, शायद बहुत धीरे बढ़ती है। स्टेज 2। अर्ली एक्सपेंडिंग, डेथ रेट्स तेजी से गिरना शुरू होते हैं। क्यों? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, फूड सप्लाई में इंप्रूवमेंट्स, शायद बेसिक मेडिसिन, लेकिन बर्थ रेट्स हाई रहते हैं। कल्चर बदलने में टाइम लगता है। रिजल्ट। पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाती है। 19th सेंचुरी यूरोप या इंडिया 1950 के आसपास सोचो। स्टेज 3। लेट एक्सपेंडिंग, अब बर्थ रेट्स भी डिक्लाइन होना शुरू होते हैं। क्यों? अर्बनाइजेशन, बच्चे फार्म लेबर के लिए कम जरूरी, पालना महंगा, इंक्रीज्ड एजुकेशन स्पेशली वुमेन की, कॉन्ट्रसेप्शन तक बेहतर एक्सेस, छोटी फैमिलीज की तरफ बदलते सोशल नॉर्म्स। डेथ रेट्स गिरते रहते हैं या लो लेवल्स पर स्टेबलाइज हो जाते हैं। रिजल्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। लेट 20th सेंचुरी में ब्राजील या थाईलैंड सोचो। स्टेज 4, लो स्टेशनरी, बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों लो और स्टेबल है। रिजल्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत लो, जीरो या इवन नेगेटिव है। आज के कई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सोचो, जैसे स्वीडन या जर्मनी। स्टेज 5, प्रोपोज्ड डिक्लाइनिंग। कुछ डेमोग्राफर्स एक 5th स्टेज प्रपोज करते हैं, जहां फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल लगभग 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन से नीचे गिर जाती है और वहीं रहती है। रिजल्ट, पॉपुलेशन एजिंग एक मेजर इशू बन जाता है और टोटल पॉपुलेशन साइज श्रिंक होना शुरू हो जाती है। जापान या साउथ कोरिया करंटली सोचो। तो इस ट्रांजिशन के पीछे ड्राइवर्स क्या हैं? बायोलॉजिकली गिरती मोर्टेलिटी की है, पब्लिक हेल्थ जीतों से लिंक्ड। कल्चरली और सोशली गिरती फर्टिलिटी, एजुकेशन, इकोनॉमिक शिफ्ट्स, बदलते फैमिली वैल्यूज और फैमिली प्लानिंग एक्सेस से लिंक्ड है। कैल्डवेल की वेल्थ फ्लोज थ्योरी यहाँ फिट बैठती है। हाँ, एक्सप्लेन करती है क्यों लोग कम बच्चे चूज करते हैं जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है। लेकिन डीटी परफेक्ट नहीं है। क्रिटिक्स, ये लार्जली यूरोपियन एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और शायद एशिया या अफ्रीका के सभी डेवलपिंग कंट्रीज के पाथ को परफेक्टली फिट न करे। कभी कभी माइग्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज या चेंज की स्पीड जैसे फैक्टर्स को ओवर सिंप्लीफाई करती है। फिर भी ये पॉपुलेशन चेंज को डेवलपमेंट से लिंक करके समझने का एक पावरफुल मॉडल है। इस पर कुछ सवाल। 1. एक कंट्री स्टेज 2 से स्टेज 3 में कैसे ट्रांजिशन करती है? की फैक्टर्स क्या है? क्विक हिंट, मैं ड्राइवर गिरते हुई फर्टिलिटी है। की फैक्टर्स में इंक्रीज्ड फीमेल एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, कॉन्ट्रसेप्शन एक्सेस और बच्चों की इकोनॉमिक वैल्यू में शिफ्ट, लेबर एसेट से कॉस्टली इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। 2. क्या सभी कंट्रीज डीटीटी के स्टेजेस को सेम सीक्वेंस और स्पीड से फॉलो करती हैं? क्विक हिंट, जरूरी नहीं। पेस और कभी-कभी एग्जैक्ट सीक्वेंस या ड्राइवर्स भी स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिचुएशंस और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बेसिस पर वेरी कर सकते हैं। 3. डीटीटी मॉडल फ्यूचर पॉपुलेशन ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करने में कितना यूजफुल है? क्विक हिंट, ये एक वैल्यूएबल जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रिडिक्शंस को मॉडर्न फैक्टर्स जैसे ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, रैपिड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स और अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस जैसे पैंडेमिक्स को कंसिडर करके रिफाइन करने की जरूरत है। ओके, पॉज एंड थिंक ऑन दिस। थिंक। इन शॉर्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी सोसाइटीज का हाई बर्थ डेथ रेट से लो रेट्स की तरफ कॉमन पाथ चार्ट करती है अक्रॉस सेवरल स्टेजेस।
ड्रिवन बाय सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को फंडामेंटली रीशेप करता है। हालांकि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में न्यूआंसेस हैं। Answer 8. Fertility and fecundity, biosocial factors. Question. Discuss the biosocial determinants of fertility and fecundity. 2021. थीम फर्टिलिटी वर्सेस फेकंडिटी, द बायोसोशल डांस। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझते हैं। फर्टिलिटी वर्सेस फेकंडिटी सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन अलग हैं। हाँ, डेमोग्राफर्स जैसे बॉन्गर्ट्स और पॉटर ने क्लियरली डिफाइन किया है। फेकंडिटी ये बायोलॉजिकल पोटेंशियल है कंसीव करने और बच्चे पैदा करने का, बॉडी की कैपेबिलिटी समझ लो। और फर्टिलिटी ये एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, एक्चुअली कितने बच्चे पैदा हुए, आउटकम समझ लो। वो लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट्स में ऑपरेट करते हैं। बायोलॉजी पोटेंशियल सेट करती है फेकंडिटी, लेकिन सोसाइटी और एनवायरनमेंट हेवीली इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो पोटेंशियल रियलाइज होता है या नहीं और कितना। फर्टिलिटी चलो डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग फेकंडिटी और इस तरह फर्टिलिटी इनडायरेक्टली। एज फीमेल फेकंडिटी 20s और अर्ली 30s में पीक करती है, फिर डिक्लाइन होती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशन ओव्यूलेशन और हेल्थी प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है। मैल न्यूट्रिशन या क्रॉनिक इलनेस फेकंडिटी इंपेयर कर सकती है। एनर्जी बैलेंस की है। हार्मोनल जेनेटिक फैक्टर्स कंडीशंस जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS हार्मोन्स अफेक्ट करती हैं और फेकंडिटी रिड्यूस करती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। डिजीज एंड इन्फेक्शंस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIs या दूसरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ऑर्गन्स डैमेज कर सकते हैं और इनफर्टिलिटी पॉज कर सकते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया इंटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ओव्यूलेशन का नेचुरल सप्रेशन रैपिड रिपीट प्रेगनेंसीज पर एक बायोलॉजिकल चेक का काम करता है। अब सोशल डिटर्मिनेंट्स मेनली अफेक्टिंग फर्टिलिटी पोटेंशियल को आउटकम में बदलना। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस SES एंड एजुकेशन हायर SES और स्पेशली हायर फीमेल एजुकेशन लेवल्स ग्लोबली लोअर फर्टिलिटी रेट से स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं। कल्चरल रिलीजियस बिलीव्स प्रोनेटलिस्ट कल्चर्स लार्ज फैमिलीज इंकरेज करती हैं, जबकि सेक्युलर वैल्यूज या डिफरेंट बिलीव्स छोटी फैमिलीज फेवर कर सकती हैं। मैरिज पैटर्न्स एज एट मैरिज क्रूशल है। अर्ली मैरिज पोटेंशियल प्रेगनेंसी के एक्सपोजर का पीरियड बढ़ा देती है। कॉन्ट्रसेप्शन एक्सेस एंड यूज ये फर्टिलिटी का मेजर डायरेक्ट कंट्रोलर है। लोगों को फैमिली साइज मैनेज करने देता है फेकंडिटी के बावजूद। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन अर्बन लाइफस्टाइल्स में अक्सर हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, विमेन के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक रोल्स और एजुकेशन कॉन्ट्रसेप्शन तक बेहतर एक्सेस होता है, सब फर्टिलिटी को नीचे ले जाते हैं। इंटरेक्शन की है। फेकंडिटी बायोलॉजिकल कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन कल्चरल नॉर्म्स जैसे मैरिज एज, हेल्थ कंडीशंस पोटेंशियल इफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक रियलिटीज, कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन और टेक्नोलॉजी एक्सेस कॉन्ट्रसेप्शन मीडिएट करते हैं कि वो कैपेसिटी एक्चुअल बर्थ्स फर्टिलिटी में कैसे ट्रांसलेट होती है। एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन की हाई बायोलॉजिकल फेकुंडिटी हो सकती है, लेकिन अगर सोशल या इकोनॉमिक रीजन से कॉन्ट्रसेप्शन वाइडली यूज होता है तो फर्टिलिटी लो होगी, पोटेंशियल आउटकम जैसा नहीं है। चलो इसके इम्प्लीकेशन सोचते हैं। पहला, क्या एक पॉपुलेशन में हाई फेकंडिटी बट लो फर्टिलिटी पॉसिबल है? कैसे? क्विक हिंट बिल्कुल, वाइडस्प्रेड इफेक्टिव कॉन्ट्रसेप्शन यूज, डिलेड मैरिज, हाई लेवल्स ऑफ फीमेल एजुकेशन और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के थ्रू फैक्टर्स जो लोगों को छोटी फैमिलीज चूज करने पर मजबूर करते हैं। 2. एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन फर्टिलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? मल्टीपल वेज सोचो। क्विक हिंट ये अक्सर मैरिज डिले करती है, कॉन्ट्रसेप्शन की नॉलेज और यूज बढ़ाती है, सिर्फ फैमिली से परे लाइफ एस्पिरेशंस बढ़ाती है, चाइल्ड सर्वाइवल इंप्रूव करती है, रिप्लेसमेंट बर्थ्स की जरूरत कम करती है और विमेन को डिसीजन मेकिंग में एम्पावर करती है। 3. लैक्टेशनल एमेनोरिया को नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन क्यों कहते हैं और ये कितना रिलायबल है? क्विक हिंट क्योंकि इंटेंसिव फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरली कुछ टाइम के लिए ओव्यूलेशन सप्रेस करती है। हालांकि इसकी रिलायबिलिटी ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न्स पर बहुत डिपेंड करती है, इसलिए इसे फूल प्रूफ मेथड नहीं माना जाता। ओके, पॉज एंड थिंक। इन शॉर्ट, फिकंडिटी रिप्रोड्यूस करने का बायोलॉजिकल पोटेंशियल है, जबकि फर्टिलिटी अचीव किए गए एक्चुअल बर्थ्स का नंबर है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स एज, हेल्थ, हार्मोन्स और क्रूशल सोशल फैक्टर्स कल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, मैरिज, कॉन्ट्रसेप्शन के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से शेप होता है। आंसर 9. Biological factors in fertility. Why fecundity? Question. Discuss the biological factors influencing fertility in light of the relationship between fecundity and fertility. 2019. थीम हाउ बायोलॉजी शेप्स फर्टिलिटी थ्रू फिकंडिटी। चलो इसको और रिफाइन करते हैं। स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल फैक्टर्स फर्टिलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पर फोकस करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि ये यूजुअली पहले फर्टिलिटी पोटेंशियल को अफेक्ट करके काम करते हैं। हाँ, याद रखें, फिकंडिटी पोटेंशियल, फर्टिलिटी आउटकम। फर्टिलिटी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी पर रिलाई करती है, लेकिन वो कैपेसिटी खुद बायोलॉजी से शेप होती है। Key biological factors influencing fertility primarily via fecundity. 1. एज एंड रिप्रोडक्टिव स्पैन। हम जानते हैं फीमेल फर्टिलिटी 20s-30s में पीक करती है और उसके बाद डिक्लाइन होती है, मेनोपॉज पर एंड होती है। मेल फर्टिलिटी भी एज के साथ डिक्लाइन होती है, हालांकि ज्यादा ग्रेजुअली।
लाइफ इवेंट्स जैसे मैरिज की टाइमिंग इन पीक ईयर्स के रिलेटिव फर्टिलिटी आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल रूरल इंडिया जैसी सोसाइटीज में अर्ली मैरिज पीक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को हाईएस्ट बायोलॉजिकल फेकुंडिटी के ईयर्स में प्लेस करती थी, जो हायर फर्टिलिटी रेट्स में कंट्रीब्यूट करता था। 2. हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये फंडामेंटल है। गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर ओव्यूलेशन और हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। मैलनरिशमेंट प्यूबर्टी डिले कर सकता है, साइकिल्स डिसरप्ट कर सकता है और कंसेप्शन या सक्सेसफुल जेस्टेशन के चांसेस कम कर सकता है। एग्जाम्पल, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वरियर एल्विन का 1940s का काम नोट करता है कि ओडिशा की कुछ ट्राइबल वुमेन में अंडर न्यूट्रिशन सब फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। उनका बायोलॉजिकल पोटेंशियल पुअर न्यूट्रिशन के कारण पूरा रियलाइज नहीं हो रहा था। सिग्नल्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड हार्मोन्स एटसेट्रा पर चलता है। इम्बैलेंसेस जो पीसीओएस या थायराइड डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशन से कॉज होते हैं, ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन डिसरप्ट करके सीधा फर्टिलिटी इंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, पीसीओएस आज अर्बन इंडियन वुमेन में इनफर्टिलिटी का एक सिग्निफिकेंट कॉज है। 4. डिजीज एंड इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस स्पेशली एसटीआईज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाले इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग और ब्लॉकेजेस कॉज कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सिवियरली डैमेज करते हुए और फेकुंडिटी रिड्यूस या एलिमिनेट करते हुए। 5. लैक्टेशनल एमेनोरिया। जैसा मेंशन किया, इंटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग का बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ओव्यूलेशन सप्रेस होता है, नेचुरली बर्थ्स को स्पेस करता है, इस तरह पॉपुलेशन लेवल पर ओवरऑल फर्टिलिटी रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। 6. जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अंडरलाइंग जेनेटिक कंडीशंस जैसे टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है, या स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशंस जो स्पर्म क्वालिटी या ओव्यूलेशन एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सीधा रिप्रोड्यूस करने की बायोलॉजिकल कैपेसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। बायोलॉजी फेकंडिटी फर्टिलिटी लिंक को कैसे शेप करती है? पोटेंशियल फेकंडिटी का आउटकम फर्टिलिटी में कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल रियलिटीज पर हेवीली डिपेंड करता है, जो एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं। हाई फेकुंडिटी हाई फर्टिलिटी गारंटी नहीं करती अगर फॉर इंस्टेंस हेल्थ पोर है या स्पेसिफिक हार्मोनल इशू एग्जिस्ट करता है। हाँ, कन्वर्सली मॉडरेट फेकंडिटी के साथ भी स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर्स या कॉन्ट्रासेप्शंस की कमी रिलेटिवली हाई फर्टिलिटी की तरफ ले जा सकती है। बायोलॉजी स्टेज सेट करती है, लेकिन परफॉर्मेंस इस पर डिपेंड करता है कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स बिहेवियर और एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, हिस्टोरिकली कई अफ्रीकन अग्रेरियन सोसाइटीज ने रिलेटिवली हाई बायोलॉजिकल फेकंडिटी को स्ट्रॉन्ग प्रो नेटलिस्ट कल्चरल नॉर्म्स के साथ कंबाइन किया, जिसका रिजल्ट बहुत हाई फर्टिलिटी रेट्स था। कुछ सवाल इस पर। 1. अगर एक पॉपुलेशन में न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होता है तो फेकंडिटी और फर्टिलिटी दोनों पर क्या इंपैक्ट होगा? क्विक हिंट, फेकंडिटी पोटेंशियल लाइकली इंक्रीज होगी बेहतर हेल्थ के कारण। फर्टिलिटी आउटकम इनिशियली बढ़ सकती है, लेकिन अक्सर लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है अगर बेटर न्यूट्रिशन ब्रॉडर डेवलपमेंट का हिस्सा है, जो छोटी फैमिली चॉइसेस की तरफ ले जाता है डीडीटी के अकॉर्डिंग। 2. जेनेटिक फैक्टर्स को एड्रेस करना कितना पॉसिबल है फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए? क्विक हिंट, जीन्स को डायरेक्टली फिक्स करना लिमिटेड है। हालांकि जेनेटिक स्क्रीनिंग रिस्क्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, काउंसलिंग चॉइसेस गाइड करती है, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे आईवीएफ कभी-कभी सर्टेन जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को बाईपास कर सकती हैं। 3. हार्मोनल बैलेंस इतना क्रिटिकल क्यों है रिप्रोडक्शन के लिए? क्विक हिंट, हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर्स जैसे हैं। वो हर चीज को प्रिसाइसली टाइम और कोऑर्डिनेट करते हैं। एग डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन, यूट्रस प्रिपेयर करना, प्रेगनेंसी मेंटेन करना। इम्बैलेंस पूरा सिस्टम ऑफ कर देता है। ओके, पॉज टू रिफ्लेक्ट। थिंक। इन शॉर्ट, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे एज, न्यूट्रिशन, ओवरऑल हेल्थ, हार्मोन्स, जेनेटिक्स और डिजीज सीधा रिप्रोड्यूस करने के पोटेंशियल फेकंडिटी को शेप करते हैं। ये पोटेंशियल फिर एक्चुअल बर्थ्स फर्टिलिटी में ट्रांसलेट होता है बेस्ड ऑन हाउ दीज बायोलॉजिकल रियलिटीज इंडिविजुअल बिहेवियर और सराउंडिंग सोशियो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरैक्ट करती हैं। Answer 10. Fertility and mortality. Biological and socio-ecological factors. Question. Describe the biological and socio-ecological factors affecting fertility and mortality. 2017. टीम, लाइफ एंड डेथ, बायोसोशल फोर्सेस एट प्ले। अब हम फर्टिलिटी के साथ मोर्टैलिटी, डेथ पैटर्न्स को भी देखते हैं। दोनों फंडामेंटल डेमोग्राफिक प्रोसेसेस हैं। हाँ, फर्टिलिटी जैसा हम जानते हैं बर्ड्स के बारे में है, मोर्टैलिटी डेथ्स के बारे में है। एंथ्रोपोलॉजी दोनों को बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स और सोशियो इकोलॉजिकल कंडीशंस, एनवायरनमेंट और सोसाइटी जिसमें लोग रहते हैं के इंटरैक्शन के आउटकम्स के तौर पर देखता है। चलो फैक्टर्स ब्रेक डाउन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी। बायोलॉजिकल, ये हमने अच्छे से कवर किए हैं। एज, पीक फेकंडिटी ईयर्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनर्जी बैलेंस, हार्मोनल जेनेटिक फैक्टर्स, पीसीओएस एटसेट्रा, लैक्टेशनल एमेनोरिया, डिजीज बर्डन, एसटीआईज, टीबी या एचआईवी जैसी कंडीशंस फर्टिलिटी रिड्यूस कर सकती हैं। सोशियो इकोलॉजिकल, कल्चरल नॉर्म्स एंड फैमिली सिस्टम्स जैसे कॉल्डवेल की वेल्थ फ्लो थियरी फैमिली साइज डिसीजंस इन्फ्लुएंस करती है। एजुकेशन एंड फीमेल एम्पावरमेंट, हायर एजुकेशन लोअर फर्टिलिटी से लिंक्ड, मैरिज पैटर्न्स, एज एट मैरिज, कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेस एंड यूज, अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस। और अब फैक्टर्स अफेक्टिंग मोर्टैलिटी। बायोलॉजिकल,
एज, इन्फेंट्स और एल्डरली सबसे वनरेबल होते हैं। सेक्स, वुमेन की जनरली लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। जेनेटिक फैक्टर्स, सर्टन डिजीजेस की प्री डिस्पोजिशन, डिजीज प्रोसेसेस एंड इम्यूनिटी, नेचुरल सिलेक्शन रोल प्ले कर सकता है, जैसे सिकल सेल ट्रेट मलेरिया प्रोटेक्शन ऑफर करता है। सोशियो इकोनॉमिकल, हेल्थ केयर एक्सेस एंड इनइक्वालिटी। पॉल फार्मा का स्ट्रक्चरल वायलेंस कॉन्सेप्ट हाईलाइट करता है कैसे पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ केयर के बैरियर्स क्रिएट करते हैं, जिससे प्रिवेंटेबल डेथ्स होती हैं। न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, मैलन्यूट्रिशन स्पेशली बच्चों में डेथ का मेजर कॉज है। एनवायरनमेंट एंड सैनिटेशन, पोल्यूशन, अनसेफ वाटर, सैनिटेशन की कमी डिजीज फैलाती है। नेचुरल डिजास्टर्स डायरेक्ट मोर्टेलिटी कॉज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर्स, डिस्प्लेसमेंट ड्रामेटिकली मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ा देते हैं। द इंटरप्ले, ये एक डायनामिक सिस्टम है। बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस आपके एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर एक्सेस और सोशल पोजीशन, इनकम, एजुकेशन के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जो मिलकर आपके बच्चे होने के चांसेस, फर्टिलिटी और आपके मरने के रिस्क, मोर्टेलिटी दोनों को शेप करते हैं। एक वेब की तरह सोचो जहां बायोलॉजी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट सब कनेक्टेड थ्रेड्स हैं जो लाइफ और डेथ पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इस इंटरप्ले पर सोचते हैं। एक, स्ट्रक्चरल वायलेंस पॉल फार्मा का कॉन्सेप्ट मोर्टेलिटी रेट्स को कैसे एक्सप्लेन करता है। क्विक हिंट, ये दिखाता है कैसे सोशल स्ट्रक्चर्स, पॉवर्टी, रेसिज्म, इनइक्वालिटी ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं, जैसे अच्छे फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर तक एक्सेस ना होना, जो प्रिडिक्टेबली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बीच सिकनेस और डेथ के हायर रेट्स की तरफ ले जाते हैं। दो, एनवायरनमेंट जैसे पोल्यूशन या सैनिटेशन, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों को कैसे अफेक्ट कर सकता है। क्विक हिंट, फर्टिलिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की तरह काम कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को हार्म पहुंचा सकते हैं। मोर्टेलिटी, पुअर सैनिटेशन इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलाता है, एयर वाटर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी इलनेसेस, कैंसर्स एटसेट्रा कॉज कर सकता है, डेथ रेट्स बढ़ा सकता है। 3, फीमेल एजुकेशन का फर्टिलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी दोनों पर क्या इफेक्ट होता है। क्विक हिंट, ये टिपिकली डुअल पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ये फर्टिलिटी को कम करने की टेंडेंसी रखता है, लेटर मैरिज, बेटर कॉन्ट्रासेप्शन यूज, चेंज्ड एस्पिरेशंस के थ्रू, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को सिग्निफिकेंटली कम करता है, बेटर हेल्थ नॉलेज, न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस और फीमेल एम्पावरमेंट के कारण। पॉज एंड थिंक अबाउट दीज कनेक्शंस। थिंक। इन शॉर्ट, दोनों फर्टिलिटी, बर्थ्स और मोर्टेलिटी, डेथ्स हमारी बायोलॉजी, एज, जीन्स, हेल्थ स्टेटस और हमारे सोशियो इकोलॉजिकल वर्ल्ड, कल्चर, इकोनॉमी, हेल्थ केयर सिस्टम्स, एनवायरनमेंटल क्वालिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बीच डायनामिक इंटरप्ले के आउटकम्स है। Answer 11. Fecundity in Indian populations. Question. Define fecundity and explain major factors affecting fecundity in Indian populations. 2018. थीम, फecundity, फोकस, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चलो इंडिया पर फोकस करते हैं, स्पेसिफिकली फेक्यूंडिटी के रिगार्ड में। याद है, फेक्यूंडिटी रिप्रोडक्शन का बायोलॉजिकल पोटेंशियल है, जो फर्टिलिटी एक्चुअल बर्थ से अलग है। हाँ, इंडिया अपनी इमेंस डाइवर्सिटी के साथ न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स और कल्चर में इस पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सिग्निफिकेंट वेरिएशन दिखाता है। Let's look at the major factors affecting fecundity in India. पहले, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। Age. Fecundity 20s-30s में पीक करती है, जबकि अर्ली मैरिज कुछ एरियाज में अभी भी प्रेवलेंट है। रिप्रोडक्टिव विंडो के अंदर टाइम बढ़ाती है। ये हेल्थ रिस्क भी पोज कर सकती हैं, जो लॉन्ग टर्म फेकंडिटी या मैटरनल हेल्थ अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये इंडिया में बहुत बड़ा फैक्टर है। मैल न्यूट्रिशन और पर्टिकुलरली अनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी के हाई रेट्स वाइड स्प्रेड हैं। NFHS 5 2019-21 ने पाया कि 15-49 एज ग्रुप की लगभग 53% वुमेन अनीमिक हैं। और अनीमिया ओव्यूलेशन, हार्मोन बैलेंस और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपेयर कर सकता है। इस तरह फेकंडिटी पोटेंशियल कम कर सकता है। डिजीज बर्डन, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जैसी इन्फेक्शियस डिजीजेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अफेक्ट कर सकती हैं। PCOS जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में, और रिड्यूस्ड फेकंडिटी का मेजर कॉज है। STIs भी कंट्रीब्यूट करती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कॉज करने वाली सर्टेन जेनेटिक कंडीशंस पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल केमिकल यूज का मतलब है पोल्यूटेंट्स जैसे हेवी मेटल्स, लेड, पेस्टिसाइड्स और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स जैसे BPA का एक्सपोजर। ये स्पर्म क्वालिटी, ओवेरियन फंक्शन और हार्मोन बैलेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, फेकंडिटी अफेक्ट करते हुए। और कल्चरल, बिहेवियरल एंड सोशो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इनडायरेक्टली फर्टिलिटी पर या डायरेक्टली फर्टिलिटी पर एक्ट करते हैं। कल्चरल बिहेवियरल, मैरिज पैटर्न्स, एज एट मैरिज प्रेगनेंसी के रिस्क के एक्सपोजर पीरियड को इन्फ्लुएंस करती है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में कॉमन है, लैक्टेशनल एमेनोरिया इंड्यूस करती है, नेचुरली बर्थ्स को स्पेस करती है और फर्टिलिटी पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है, भले ही फेकंडिटी स्टॉपिंग के बाद जल्दी रिकवर हो जाए। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, हाई यूसेज NFHS 5
57% मॉडर्न मेथड यूज दिखाता है, सीधा फेकेंडिटी के फर्टिलिटी में रियलाइजेशन को रिड्यूस करता है। सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल एजुकेशन, इनकम, रीजनल डिस्पैरिटीज साफ हैं। केरला जैसे स्टेट्स जहां लिटरेसी और डेवलपमेंट हाई है, बिहार जैसे स्टेट्स की तुलना में बहुत कम फर्टिलिटी रियलाइजेशन है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बायोलॉजिकल पोटेंशियल को कैसे मीडिएट करते हैं। हेल्थ केयर एक्सेस, मिटर्नल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक बेहतर एक्सेस, जैसे जनानी सुरक्षा योजना JSY जैसी स्कीम्स के थ्रू ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव करता है, जो फेकंडिटी लेवल्स को सपोर्ट या मेंटेन कर सकता है। एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स जैसे पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, कल्चरल इकोलॉजी और DPT हेल्प करते हैं एनालाइज करने में कि ये डाइवर्स फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पर कुछ सवाल। 1. इंडिया में हाई रेट्स ऑफ एनीमिया NFHS5 का ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्विक हिंट, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंपेयर करता है, फर्टिलिटी पोटेंशियल कम करता है, प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क बढ़ाता है मदर और चाइल्ड दोनों के लिए, और पुअर मैटरनल और इन्फेंट आउटकम्स में कंट्रीब्यूट करता है। 2. एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इशू इंडियन पॉपुलेशंस की फेकंडिटी के लिए कितना बड़ा कंसर्न है? एक्चुअली इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी के बढ़ते रेट्स में कंट्रीब्यूट करते हुए। 3. केरला और बिहार जैसे स्टेट्स में फर्टिलिटी फेकंडिटी ट्रेंड्स में डिफरेंस के पीछे की रीजंस क्या हैं? क्विक हिंट, प्राइमरीली सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में बड़े डिफरेंसेस, फीमेल लिटरेसी रेट्स केरला में बहुत ज्यादा, हेल्थ केयर एक्सेस, अर्बनाइजेशन लेवल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजायर्ड फैमिली साइज के बारे में एसोसिएटेड कल्चरल नॉर्म्स। लेट्स पॉज ऑन दैट। इन शॉर्ट, इंडिया में फेकंडिटी, बायोलॉजिकल पोटेंशियल, वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशनल इश्यूज जैसे एनीमिया और डिजीज बर्डन, इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल दोनों जैसे PCOS, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स से शेप होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे एज के साथ, जबकि कल्चरल प्रैक्टिसेस, मैरिज एज, ब्रेस्ट फीडिंग और सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेस मीडिएट करते हैं कि ये पोटेंशियल उसकी डाइवर्स पॉपुलेशंस में फर्टिलिटी में कैसे ट्रांसलेट होता है। Answer 12. Fertility and fecundity. Quick recap. Question. Fertility and fecundity. Short note. 2014. थीम, फर्टिलिटी वर्सेस फेकंडिटी, द कोर डिफरेंस। लास्ट में एक क्विक शार्प रिकैप फर्टिलिटी वर्सेस फेकंडिटी पर। ये फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है। बिल्कुल, चलो डिफरेंस क्लियर करते हैं। फेकंडिटी, सोचो, पोटेंशियल, जी। ये एक इंडिविजुअल या पॉपुलेशन की कंसीव करने और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की बायोलॉजिकल कैपेसिटी है। प्राइमरीली बायोलॉजिकल फैक्टर से डिटरमाइन होती है, एज, हेल्थ, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, हार्मोन्स। एग्जाम्पल। एक वुमन जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं और साइकिल्स रेगुलर हैं, उसकी फेकंडिटी हाई है। PCOS जैसी कंडीशन फेकंडिटी रिड्यूस करती है। फर्टिलिटी। सोचो, परफॉर्मेंस, ये एक्चुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हैं जो अचीव किए गए। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट या CBR क्रूड बर्थ रेट जैसे रेट से मेजर होती है। ये इससे डिटरमाइन होती है कि बायोलॉजिकल पोटेंशियल फेकंडिटी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और बिहेवियरल फैक्टर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। मैरिज एज, कॉन्ट्रासेप्शन यूज, एजुकेशन लेवल्स, कल्चरल वैल्यूज, इकोनॉमिक कंडीशंस। एग्जाम्पल, एक कंट्री के पॉपुलेशंस की बायोलॉजिकल फेकुंडिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग वाइड स्प्रेड है और विमेन हायर एजुकेशन और कैरियर्स परस्यू करती हैं, तो एक्चुअल फर्टिलिटी रेट लो हो सकता है, जैसे इंडिया का TFR NFHS5 में 2.0 तक गिर गया। इंटर रिलेशनशिप की है। फेकुंडिटी बायोलॉजिकल सीलिंग या अपर लिमिट सेट करती है। फर्टिलिटी एक्चुअल आउटकम है जो उस लिमिट के अंदर अचीव किया जाता है। सोशल और बिहेवियरल फैक्टर्स, प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स, बुंगार्ड्स एंड पोटा का टर्म यूज करें तो, की तरह काम करते हैं, जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल को रियलिटी में ट्रांसलेट करते हैं। कैलवेल की वेल्थ फ्लो जैसी थ्योरीज इस सोशल लॉजिक को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं। इस पर आखिरी कुछ क्विक थॉट्स। 1. क्या एक इंडिविजुअल हाईली फेकुंड हो सकता है पर जीरो फर्टिलिटी हो? हाँ या ना, और क्यों? क्विक हिंट, यस, डेफिनेटली। अगर किसी के पास बायोलॉजिकल कैपेसिटी है, लेकिन वो एक्टिवली बच्चे ना पैदा करने का चूज करता है या अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन यूज करता है। 2. पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को फर्टिलिटी टारगेट करना चाहिए या फेकंडिटी, या दोनों? क्विक हिंट, आइडियली दोनों, लेकिन अलग तरह से। पॉलिसीज फर्टिलिटी इंप्रूव करने का एम कर सकती हैं बेटर हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और डिजीज प्रिवेंशन के थ्रू। फर्टिलिटी के रिगार्ड में पॉलिसीज को इन्फॉर्म्ड चॉइसेस इनेबल करने पर फोकस करना चाहिए वाया एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग एक्सेस, रिप्रोडक्टिव राइट्स रिस्पेक्ट करते हुए। 3. थिंक करो, तुम्हारी कम्युनिटी में फर्टिलिटी डिसीजंस को कौन से फैक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बायोलॉजिकल कैपेसिटी या सोशल सर्कमस्टेंसेस? क्विक हिंट, लाइकली मिक्स, लेकिन कई मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट्स में सोशल फैक्टर्स जैसे एजुकेशन गोल्स, करियर एम्बिशंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग और आइडियल फैमिली साइज के बारे में कल्चरल नॉर्म्स अक्सर फर्टिलिटी आउटकम्स को शेप करने में डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, वन लास्ट पॉज, थिंक। इन शॉर्ट, फर्टिलिटी एक्चुअल नंबर ऑफ बेबीज बोर्न है, रिजल्ट, जबकि फेकंडिटी उन्हें पैदा करने की अंडरलाइंग बायोलॉजिकल एबिलिटी है, पोटेंशियल। दोनों को समझना और स्पेशली सोशल फैक्टर्स के थ्रू उनका इंटरैक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनालाइज करने के लिए क्रूशल है। फाइनल रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल। वाओ,
क्या एक्सप्लोरेशन था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन और पॉपुलेशन डायनामिक्स के बायोकल्चरल डिमेंशंस को कवर करते हुए हमने देखा कैसे मेनोपॉज बायोलॉजिकल है, लेकिन कल्चर और पोटेंशियली एवोल्यूशन से हेविली शेप्ड है। आंसर 1 और 4। मिनार्क एज कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जैसे न्यूट्रिशन, ओबेसिटी और एनवायरनमेंट के कारण डिक्लाइन हो रही है। आंसर 2, जो जेनेटिक्स, हेल्थ, एसईएस और स्ट्रेस से इन्फ्लुएंस्ड है। आंसर 3। ये बायो इवेंट्स फर्टिलिटी पैटर्न्स को फ्रेम करते हैं। आंसर 5। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को डाइवर्स थ्योरेटिकल लेंसेज जैसे मैल्थस, डीटीटी, मार्क्स, कॉल्डवेल से देखा जाता है। आंसर 6। डीटीटी डेवलपमेंट के साथ हाई से लो बर्थ डेथ रेट्स के स्टेज्ड शिफ्ट को एक्सप्लेन करती है। आंसर 7। फर्टिलिटी और फेकंडिटी डिस्टिंक्ट है लेकिन लिंक्ड है, बायोसोशल फैक्टर से शेप्ड है। आंसर 8, 12। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे एज, हेल्थ, हार्मोन्स सीधा फेकंडिटी इंपैक्ट करते हैं, फर्टिलिटी इन्फ्लुएंस करते हुए। आंसर 9। फर्टिलिटी और मोर्टालिटी दोनों बायोलॉजी के सोशो इकोलॉजिकल कंडीशंस के साथ इंटरैक्शन के आउटकम्स हैं। आंसर 10। इंडिया में फेकंडिटी स्पेसिफिक चैलेंजेस जैसे अनीमिया और पोल्यूशन फेस करती है, जो डाइवर्स सोशल फैक्टर्स से मीडिएट होते हैं। सब इंटरकनेक्टेड है, बायोलॉजी और कल्चर एक कांस्टेंट डांस में। अब चलो आपका रिकॉल टेस्ट करते हैं। इन्हें जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो। 1। मेनोपॉज का कोनेन की कॉन्सेप्ट जापान में क्या रिप्रेजेंट करता है? क्विक रिकॉल एक नेचुरल लाइफ ट्रांजिशन जिसे अक्सर वेस्ट से कम मेडिकली देखा जाता है। 2। अर्ली मिनार्की का एक मेजर कॉज बताओ जो बॉडी फैट से रिलेटेड है। क्विक रिकॉल हायर बॉडी फैट लेप्टिन लेवल्स हाई करता है, जो प्यूबर्टी जल्दी ट्रिगर कर सकता है, बढ़ती चाइल्डहुड ओबेसिटी से लिंक्ड है। 3। ग्रैंडमदर हाइपोथेसिस क्या सजेस्ट करती है? क्विक रिकॉल कि मेनोपॉज इसलिए इवॉल्व हुआ ताकि ओल्डर वुमेन ग्रैंडचिल्ड्रन को रेज करने में हेल्प करके अपनी इंक्लूसिव फिटनेस बढ़ा सकें, किन सर्वाइवल बूस्ट करते हुए। 4। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का स्टेज 3 क्या होता है? क्विक रिकॉल लेट एक्सपेंडिंग, डेथ रेट्स लो है और बर्थ रेट्स अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, कॉन्ट्रासेप्शन के कारण डिक्लाइन होना शुरू होते हैं। 5। फर्टिलिटी और फेकंडिटी में मेन डिफरेंस क्या है? सिंपल वर्ड्स में बताओ। क्विक रिकॉल फेकेंडिटी इक्वल्स क्या आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, पोटेंशियल। फर्टिलिटी इक्वल्स आपने एक्चुअली कितने बच्चे पैदा किए, आउटकम। 6। कैल्डवेल की वेल्थ फ्लोज थियरी फर्टिलिटी डिसीजंस को कैसे एक्सप्लेन करती है? क्विक रिकॉल फर्टिलिटी हाई होती है जब वेल्थ चिल्ड्रन से पेरेंट्स की तरफ फ्लो करती है, बच्चे इकोनॉमिक एसेट्स हैं, और लो होती है जब ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ फ्लो करती है, बच्चे महंगे इन्वेस्टमेंट्स हैं। ग्रेट जॉब। अब ये सिंपल चैलेंज ट्राई करो। फर्टिलिटी और फेकंडिटी के बीच का डिफरेंस अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को अपनी सिंपल एनालॉजी यूज करके समझाओ। देखो उन्हें समझ आता है या नहीं। याद रखें मार्गरेट मीड की इनसाइट, बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस गेन मीनिंग ओनली थ्रू द लेंस ऑफ कल्चर, या बैरी बोगन का कहना ह्यूमन ग्रोथ इज अ सेंसिटिव मिरर ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। इन कनेक्शंस को एक्सप्लोर करते रहें। इस एक्सप्लोरेशन में शामिल होने के लिए थैंक्स। अगली बार मिलते हैं।